हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम फिर एक विशेष सेगमेंट में आए हुए हैं और आज हम भारत के राज्यों के पुनर्गठन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से राज्य कब बने, का क्या क्रम था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्री मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में ही इसमें राज्यों के क्रम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किस राज्य का गठन कब हुआ था और उनका क्रम सेट करने जैसे क्वेश्चन आते हैं। मेंस में राज्य पुनर्गठन का जो टॉपिक है वो खासकर इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड स्टोरी समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से पूरी कहानी शुरू होगी और फिर धीरे धीरे करके हम सारे राज्यों के क्रम को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को लेकर स्वतंत्रता से पहले भी मांग उठती रही है और स्वतंत्रता के बाद भी ये चर्चा बनी रहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग उस टाइम पे आज़ाद नहीं थे, यानी कि शासन हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो मांग पूरी नहीं हो पाती थी, या हुई भी है तो एक दो। जैसे कि उड़ीसा जो है पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था स्वतंत्रता के पहले। फिर आता है वर्ष 1947 और 47 में क्या होता है, भारत आज़ाद हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ तीन चीज़ें और होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो खुद भारत ही आज़ाद होता है, ठीक है, और फिर पाकिस्तान और साथ में होती हैं देसी रियासतें। ये तीन जो है भारत को तीन उसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, भारत दो डोमेन तो दो ही होते हैं, लेकिन देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाती हैं। तो अब ये होता है, कहानी यहीं से प्रॉब्लम ये थी कि भारत के हिस्से में जो देसी रियासतें आई हैं, ठीक है, इनको क्या था, इनको ये छूट दे दी गई थी। अब इनके पास तीन ऑप्शन क्या हो रहा था, इनके पास ऑप्शन क्या था इनके पास, तो इनके पास ऑप्शन ये था देसी रियासतों के पास, या तो ये पाकिस्तान में चली जाए या ये भारत में मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन इनके पास ये था कि ये स्वतंत्र रह जाए। तीन ऑप्शन थे इनके पास। ठीक, अंग्रेज तो छुट्टी करके चले गए कि भाई हमने तो उसको स्वतंत्र कर दिया, अब जो आपको देखना है आप देखते रहो। ठीक है, तो अब भारत के हिस्से में, यानी जो आज का इंडिया है उसके हिस्से में कितनी आती हैं, 552 रियासतें आती थी। ठीक है, 552 रियासतें आती थी। इन 552 रियासतों में से 549 रियासतें जो हैं वो आराम से भारत संघ में, यानी भारत में शामिल हो गई, बिना किसी समस्या के, बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से शामिल हो गई। तीन रियासतें जो थी, इन्होंने क्या बोल दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है, भारत में शामिल नहीं होंगे। अब ये तीन कौन थे, इनको जानते हैं। तो देखिए, एक तो था आपका जम्मू और कश्मीर, दूसरा था आपका हैदराबाद और आपका एक था जूनागढ़। ठीक है, ये तीन जो रियासतें थी, इन्होंने कहा भाई हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तीनों की अपनी अपनी मर्जी थी, भाई क्यों शामिल नहीं होना चाहता था। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो रियासत थी, इसके राजा थे महाराजा हरी सिंह। ये ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही ये भारत में मिलना चाहते थे। ये कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब कबायली हमला हुआ और हमले से बचने के लिए उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने मजबूरीवश विलय पत्र पर साइन किया और फिर जाके कश्मीर का भारत में विलय हो गया। तो ये तो हस्ताक्षर करने से भारत में आ गए।
हैदराबाद और जूनागढ़, इन दोनों की कहानी कुछ ऐसी थी। दोनों के जो शासक थे दोनों ही मुस्लिम फेथ से थे, मुसलमान थे। तो मुस्लिम होने की वजह से हैदराबाद ये चाहता था या तो हम स्वतंत्र रहेंगे नहीं तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना यह था कि आप स्वतंत्र भी नहीं रह सकते, हम आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलने देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस या एक कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, आर्मी एक्शन, और इस एक्शन को बोलते हैं ऑपरेशन अपोलो। ऑपरेशन अपोलो नहीं, पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। ये 17 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 17 सितंबर को ये हुआ था। और फिर बाद में स्वतंत्रता के 13 महीने बाद यानी कि 1948 में 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। दूसरी रियासत ऐसे शामिल हो गई। जूनागढ़ की कहानी ऐसी थी, जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, राजा मुस्लिम थे। राजा पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे तो वहाँ पे जनमत संग्रह होता है और बाद में जूनागढ़ भारत में शामिल हो जाता है। इनके जो राजा थे महावत खान, बहुत फेमस नाम है, कुत्तों को पालने का बड़ा शौक था इनको, तो इनकी कहानी फिर कभी सुनाएंगे। तो इस तरह से जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से भारत जो है भारत का ये पूरा पुनर्गठन हो जाता है। अब अगला ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जब भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इससे पहले की भी बात सुन लेते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्य की मांग उठने लगी, ठीक है, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन अब जैसा कि क्या होता है कि जब तक घर में, हमारे घरों में क्या होता है, जब तक हमारे पास घर प्लॉट होता है तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा घर हो जाए, हमारा घर हो जाए। और जैसे ही घर हो जाता है, यानी घर अपने कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर उसमें फिर कमरे की मांग उठना शुरू होती है। तो ऐसा ही कुछ ट्विस्ट यहाँ पे भी आया। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, यानी कि सत्ता हमारे कंट्रोल में आ गई, तो फिर राज्यों को क्या अपने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करना इन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में, यानी जो सारी रियासतें वगैरह जो भी थे उन सबको मिलाकर भारत में राज्यों का गठन हुआ। और हुआ क्या, संविधान में भारत में जो राज्य थे उनको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। तो उस समय भारत में टोटल 29 राज्य हुआ करते थे, जिन्हें प्रोविंस भी कह सकते हैं। तो ये 29 राज्य इसमें डिवाइड थे। पार्ट डी में था आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये पार्ट डी में था। बाकी 28 इसमें डिवाइड किए गए थे। पार्ट ए वो राज्य हुआ करते थे जहां पे विधानमंडल हुआ करता था, यानी कि गवर्नर का शासन होता था। पार्ट बी वो राज्य होते थे जहां पे विधानमंडल होता था लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है राजा होता था। पार्ट सी जहां पे कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ इसमें छोटी छोटी रियासतों को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट डी में सीधी सी बात है अंडमान निकोबार को रखा गया था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में याद कीजिए। जब हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को पढ़ते हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी में कौन थे, एक तो था भोपाल, ठीक है, और आपका विंध्य प्रदेश, ठीक है, विंध्य प्रदेश। पार्ट बी में मध्य भारत, और पार्ट ए में कौन था, सीपी बरार, ठीक है। कुछ याद आया? तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इनका गठन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब अगली कहानी यहां पर क्या होती है, ये पार्ट बन गए, 50 में हो गया। मांग चल रही है कि भाई राज्यों के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों को बनाइएगा आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट तक जब ये मांग पहुंचती है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आप ये समझिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जून 1948 में,
जून 1948 में एस के धर, जो न्यायाधीश एस के धर है, न्यायमूर्ति जस्टिस एस के धर, इनकी अध्यक्षता में, यानी 4 सदस्यीय समिति थी, ये आयोग था, एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन करती है भारत सरकार, और इनसे बोलते हैं कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना कितना उचित है। तो एस के धर साहब जून में ये गठित होता है, और फिर उसमें ये दिसंबर 1948 में ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 48 में, ठीक है। और ये सीधे सीधे इस बात को नकार देते हैं कि भाषाई आधार पर तो राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम विभाजन से दौर से गुजरे हुए थे, तो सीधी सी बात है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पिएगा। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, तो अब भाषा के आधार पर देश को मतलब राज्यों में बांटना एक तरह से लोगों को डर लग रहा था, यानी राजनेताओं को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत के और टुकड़े हो जाएं। देखिए, क्षेत्रीयता जो होती है, जब वो चरम स्थिति पे आ जाती है, यानी क्षेत्रीयता जब राष्ट्रीयता को दबाना शुरू कर देती है, वहीं से अलगाववाद की शुरुआत होती है। तो इसी डर की वजह से एस के धर जो कमेटी थी, उन्होंने आयोग था, उन्होंने मना कर दी कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा अगर ज़्यादा उसमें आ जाएगी, राष्ट्रीयता को दबाना शुरू कर देगी भाषा, तो फिर भारत के और भी टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि उस समय की स्थिति ही कुछ ऐसी थी, तो इस वजह से ये स्वाभाविक था कि उन्होंने मना कर दिया। जैसे ही इन्होंने मना किया, असंतोष का माहौल पैदा हो गया, और असंतोष के माहौल की वजह से फिर क्या होता है, फिर दिसंबर 1948 में ही जो कांग्रेस, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, JBP एक कमेटी है, उन्होंने इसका गठन किया दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1948 में कमेटी का गठन किया। और कमेटी का गठन करने के बाद इन्होंने ये बनाया, और इसमें कौन कौन थे, जे माने जवाहरलाल नेहरू, बी माने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, जो बाद में मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे। तो इन तीनों ने कमेटी बनी थी, ये अनऑफिशियल थी, यानी कांग्रेस जो पार्टी थी उसने बनाई थी, ठीक। तो अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट करी अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इन्होंने भी कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट खारिज कर दी। कुछ टाइम के लिए इनकी बात का भी लोगों को बुरा लगा, लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि माहौल थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन आग सुलग रही थी। फिर साल आता है 1952 का साल आता है, और 1952 में पोट्टी, एक श्री रामालू है, पोट्टी श्री रामूलू एक नेता थे कांग्रेस के। इन्होंने मद्रास, मतलब इन्होंने तेलुगु राज्य की मांग, त्रिभुवन राज्य या तेलुगु राज्य की मांग शुरू कर दी, भाई हमें तेलुगु राज्य चाहिए। और इन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू कर दी। भूख हड़ताल चली इनकी कितनी, 56 दिन। 56 दिन की भूख हड़ताल करते करते 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है, अनशन करते करते। और इनकी मृत्यु से माहौल और बिगड़ जाता है, और फिर भारत सरकार को अनाउंस करना पड़ता है कि हाँ, हम पहला जो है भाषाई आधार पर राज्य का गठन करेंगे। और फिर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश, मैं इसको AP लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, AP आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर इसी के साथ भारत सरकार एक राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन करती है कि भाई अब तुम देख के बताओ कि कैसे, क्या भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन करना चाहिए या और कोई भी है। तो फिर यहाँ पे 3 लोगों की एक आयोग बनाया जाता है, और वो फिर आगे रिकमेंडेशन करता है कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करना है कि नहीं करना है, या भारत में राज्यों का गठन कैसे करना है,
ओके, अब आते हैं आगे की कहानी पर। तो जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होता है तो उसमें तीन है, फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली जो कि उसके चीफ थे, और फिर उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, 3 सदस्यीय आयोग था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी, ठीक है, भारत सरकार को। और सबमिट करने के बाद जब सबमिट करी, और इन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन रखना कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या करी थी। इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी, इन्होंने करी थी कि भारत को, यानी ये जो पार्ट वाली स्टेट है इसको खत्म कर दिया जाए, और 16 राज्य और 3 यूटी को गठित किया जाए, ठीक है। तो भारत सरकार ने इनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको कुछ थोड़े बहुत सुधार के साथ मान लिया, और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन बिल लेके आए, ठीक है। और उसके साथ ही भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, ठीक है। अब हम इसको भी इस पे बात करेंगे, थोड़ा मैं इसको मिटा दूं। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संशोधन ने ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाली जो कैटेगरी थी इसको खत्म कर दिया, ठीक। खत्म करने के बाद क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है। इसने क्या किया, एक तो ये जो वर्ग की श्रेणी थी, वर्ग श्रेणी यानी जो पार्ट 1 पार्ट 2 थी, इसको कर दिया खत्म। और दूसरा इसने क्या किया, इसने भारत में 14 राज्य और 6 यूटी, 6 केंद्र शासित प्रदेश को ये बना दिए, ठीक है। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत को डिवाइड कर दिया या बना दिए। अब ये तो कहानी थी 1956 तक की। इसके बाद फिर इसी और साथ में ही जो राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पास हुआ था, उसी के आधार पर बाद में अन्य राज्यों को बनाते गए, तो वो अभी आगे हम समझेंगे। अब आगे जाने से पहले हम इस संविधान संशोधन की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको समझ लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट इसलिए जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक 2000 MPPS में क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल एक ही व्यक्ति को कि 2 या 200 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, वो कौन से संशोधन से आया था। चूंकि ये नॉर्मल किताबों में मिलता नहीं है, और बेयर एक्ट में भी उन्होंने छोटा सा स्टार लगा के दिया हुआ है, तो स्टार कौन पढ़ता है, सबसे पहले तो बेयर एक्ट ही कोई देख ले, कोई बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके प्रावधानों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला प्रावधान तो यही है कि इसने क्या किया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया था कि जो हाई कोर्ट है, सामूहिक हाई कोर्ट की अवधारणा, सामूहिक उच्च न्यायालय, ये क्या है सामूहिक उच्च न्यायालय की अवधारणा। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है कि एक ही हाई कोर्ट को एक हाई कोर्ट 2 राज्यों का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वो पंजाब और हरियाणा दोनों का ही, चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं इसे, वो दोनों ही राज्यों का कार्यभार संभालता है, ठीक है। दूसरा उच्च न्यायालय का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार,
इसका मतलब उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए विस्तारित कर दिया कि यानी एक ही उच्च न्यायालय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें आ जाएगा। जैसे कि केरल का है, केरल का एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है। जैसे कोलकाता का जो हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। और जैसे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा और साथ में चंडीगढ़ यूटी का भी हाई कोर्ट है। तो ये वाला पॉइंट यहीं से आया, ठीक है। अगला है हाई कोर्ट में अतिरिक्त व कार्यकारी जो न्यायाधीश है उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया। अतिरिक्त व कार्यकारी, कार्यकारी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉन्सेप्ट भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यों के गठन को लेकर, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं फिर हम लोग करेंगे। तो देखो 1956 में 14 राज्य बन गए। 14 राज्य बनने के बाद फिर क्या कहानी चलती है उसको समझेंगे। तो 1953 में जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है 1954 का साल आता है। यहाँ पे हम साल भर साल लिखते जाएंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। 1953 और यहाँ पे क्या होता है आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है। एपी लिख रहा हूँ मैं इसको। फिर आता है 1954 का साल। 1954 में क्या होता है कि जो आपका पुडुचेरी है जिसमें 4 जिले आते हैं, यनम, माहिर, कराईकल और पुडुचेरी, ये फ्रांस के अधीन थे। तो फ्रांस से एक संधि के द्वारा ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रांस पुडुचेरी, बेसिकली पुडुचेरी प्राप्त होता है, पुडुचेरी ये संधि के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और अधिकृत क्षेत्र के रूप में इसको भारत में शामिल किया जाता है। फिर आता है 1956 का साल जिसमें 14 राज्य वगैरह, 14 राज्य और 6 यूटी बनती हैं। फिर आपका, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, सीधा आते हैं 1960 के टाइम पे। 1960 के समय पे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन 1960 से पहले ये दोनों को एक कॉमन नाम था बॉम्बे स्टेट, ठीक है। आपने मध्य प्रदेश में जब पढ़ा होगा पुनर्गठन होता है तो हमने बॉम्बे स्टेट्स को 8 जिले दिए थे, ठीक है। बम्बई राज्य को जो 8 जिले नागपुर, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, ये जो जिले हैं ना बॉम्बे राज्य को दिए थे, महाराष्ट्र को नहीं दिए थे, बॉम्बे राज्य को, ठीक है। तो वो बॉम्बे राज्य को तोड़ के क्या होता है 2 राज्य बनाए जाते हैं, एक तो महाराष्ट्र, ठीक है, और प्लस गुजरात, ठीक है। इनके बीच में लड़ाई क्या चल रही थी, सेम वो तमिलनाडु, वो मद्रास राज्य जैसी लड़ाई चल रही थी कि भाई हमें द्रविड़ राज्य चाहिए लेकिन राजधानी चेन्नई चाहिए। इनका क्या यही सेम इशू इनका था कि हमें गुजरात राज्य चाहिए, महाराष्ट्र राज्य चाहिए, लेकिन राजधानी हमें बॉम्बे चाहिए, ठीक है। ऐसे इशू इनके साथ था। फिर अगला फिर क्या होता है 1961 का टाइम आता है। 1961 में गोवा, दमन द्वीप, ठीक है, इनको आजाद किया, इनको भारत में शामिल किया जाता है किसमें, पुलिस कार्रवाई द्वारा। अच्छा, ये पुलिस कार्रवाई का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ओपी लिख देता हूं। ऑपरेशन विजय की द्वारा गोवा को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और जैसे इनको शामिल किया जाता है तो इनको दर्जा किसका दिया जाता है, यूटी का, मतलब ये पूरा का पूरा एक यूटी बना दी जाती है, ठीक। फिर आता है 1963 का टाइम। 1963 में नागपुर में क्या होता है, नागपुर बोल रहा हूं, नागालैंड राज्य बनाया जाता है असम से, ठीक है, और असम से बनाया जाता है। फिर आता है 1966 का टाइम। 1966 में क्या होता है, 3 जो बेसिकली बनते तो 2 हैं, ठीक है, लेकिन 3 कह सकते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए पंजाब राज्य है,
पंजाब में इन्होंने क्या किया, एक सहाय आयोग बनाया, सहाय आयोग, ठीक है, 1966 में। इन्होंने रिकमेंड किया कि पंजाब से जो है जो हिंदी भाषी यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाए। तो सहाय कमीशन के रिकमेंडेशन पर हरियाणा प्लस चंडीगढ़, ये तो क्या है, हरियाणा राज्य बनता है, चंडीगढ़ यूटी बनती है, और प्लस हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाता है। एक मिनट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य नहीं, इसको यूटी बनाते हैं, ठीक है, इसको यूटी बनाते हैं। फिर अगले ही मतलब कुछ टाइम बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूटी से राज्य का दर्जा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को यूटी से स्टेट बना देते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला 1972 का टाइम। 1972 में 3 राज्य बनते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा प्लस मणिपुर, ये तो क्या बनते हैं, ये बनते हैं स्टेट, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे क्या होता है, मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश को बनाते हैं यूटी, इसको यूटी का दर्जा देते हैं। फिर आता है 1975 का साल। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। इसकी कहानी सिक्किम की है। 1974 में इसको सहराज्य के रूप में भारत में शामिल करते हैं और 35वें संविधान संशोधन द्वारा सहराज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर अगले ही साल यानी 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत में मतलब शामिल कर लेते हैं, ठीक है, सिक्किम का। फिर आपका अगला टाइम आता है सिक्किम के बाद 1987 का। 1987 में क्या होता है कि मिजोरम, जो यहाँ पे ये मिजोरम और आंध्र प्रदेश 1987 में इनको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है 1987 में, ठीक है। और गोवा को भी यहाँ पे दर्जा दिया गया था 1987 में ही, ठीक है। अब 1987 के बाद सीधा फिर सन 2000 में राज्यों का गठन होता है 2000 में, और 2000 में 3 राज्य बनते हैं। एक तो है आपका उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल के नाम से बना था, 2006 में नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर को बना था, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड ये 15 नवंबर। 3 राज्य बने थे, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से। फिर सीधा 2000 के बाद आता है 2014 तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से काट के बनाया था, तेलंगाना। फिर 2014 के बाद 2019 का साल आता है और इसमें क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर जो है JNK प्लस लद्दाख, इनको यूटी का दर्जा दे देते हैं, ठीक। और फिर 26 जनवरी 2020 को जो दादरा नागर हवेली है, दादर नागर हवेली प्लस दमन और द्वीप, इनको मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करने के साथ ही अब आज के टाइम में आज भारत में 28 तो हैं राज्य, प्लस 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ठीक।
तो ये है पूरा भारत के राज्यों के गठन का क्रम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे पहले मैप के द्वारा ये सब करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैप बनाने में टाइम जाता और बोर्ड भी इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैप अच्छे से नहीं बन पाता। कोशिश करूंगा कोई एक और अगले वीडियो में या फिर कभी इसको मैं मैप के द्वारा आपको बनाऊंगा या एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि ये याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आप अदर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वो स्पेशल टॉपिक को लेके ज़रूर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके मैं MCQ भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट भी दे लीजिएगा वीडियो के बाद। तो टॉपिक और उसके बाद टेस्ट दोनों को ही करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।